ईरान ने जदीद मिसाइल दागना शुरू कर दिए और ये जो अल-फतह मिसाइल है ये बहुत रफ्तार से जाते हैं। इससे पहले जो ईरान ने मिसाइल चलाए वो और तरह का स्टॉक था और अब वो अपने जदीद तरीन मिसाइल चला रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनके पास, बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनके पास, और ये बड़े खौफनाक मिसाइल हैं। इनकी तादाद मैंने आपको कल बताया कि अमेरिका और इसराइल का मानना है कि ये 2-3 हज़ार से लेके 5 हज़ार तक है। तो ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है मिसाइलों का और ये किसी भी मुल्क को पूरी तरह तबाह करने की सलाहियत रखता है, या उनकी दिफाई सलाहियत को, या बहुत सारी उनकी बिल्डिंगों को, या माली नुक्ता नज़र से उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। पूरे शहरों को ये मलियामेट कर सकता है, मिसाइलों का इतना बड़ा ज़ख़ीरा। तो ईरान जो है वो अभी इनको दाग रहा है। ईरान ने अब तक कहाँ कहाँ पे अटैक किया है, कितने मुल्क ऐसे हैं जिनकी फैसिलिटीज़ पे ईरान ने अटैक किया, ये बहुत अहम डट है। 11 ममालिक हैं जहाँ पे अमरीकी, फ्रांसीसी और बरतानवी एसेट्स को या मिलिट्री असासों को ईरान ने निशाना बनाया। इसराइल पे तो वैसे ही अटैक किया हुआ है। सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, कुवैत में, उर्दन में, इराक में, बहरीन में, ओमान में, शाम में, तराबलस यानी साइप्रस, यहाँ पे तराबलस जो है साइप्रस ये बरतानिया की जगह है, तो आप बरतानिया समझो इसको। तो यहाँ पे अभी तक ईरान ने लगातार अटैक किए। ईरान का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया क्योंकि अमेरिका ने ये कहा जी उनके 3 फौजी अभी तक मारे गए हैं और काफ़ी सारे ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन 3 फौजियों के अमेरिका ने ये कहा कि 3 फौजी हमारे, जबकि ईरान की तरफ से जो दावा सामने आया वो ये है कि 560 अमरीकी फौजी हमने मार दिए। अब इसमें सच बात क्या है इसके बारे में तो हमें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जंग में सबसे पहला कत्ल सच का हो जाता है और झूठ की बुनियाद के ऊपर प्रोपेगेंडा एक हथियार है ना, प्रोपेगेंडा जंग का, तो उसको सब इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका अपना नुकसान छुपाएगा और ईरान जो है वो नुकसान ज़्यादा बताएगा। तो 560 फौजी ईरान कह रहा है जनाब के मार दिए गए। अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें अल जज़ीरा बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे कितने लोग मारे गए, और ये रिपोर्ट आज सुबह तक की है और हर सुबह ये रिपोर्ट अब आया करेगी। लबनान के अंदर, इराक के अंदर, ईरान के अंदर जहाँ पे जानी नुकसान हुआ है, 555 अफराद ईरान के अंदर सुबह तक जो है वो जाँ बहक हुए हैं। इनमें बच्चियाँ मासूम स्कूलों की थी। रज़ा पहलवी को देखे ईरानी क्यों तस्लीम करेंगे? मैं एक बात आपको बताता हूँ। रज़ा पहलवी वो ये चाहता है कि वो ईरान पे आकर हुकूमत करे, लेकिन ईरानी उसको तस्लीम नहीं करेंगे। ईरान की कौम किसी और तरफ निकल गई है, वो बहुत पीछे रह गया। रज़ा पहलवी ने जो ट्वीट किया, जो बयान दिया, उसने कहा कि 3 अमरीकी फौजियों की शहादत के ऊपर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, ये रज़ा पहलवी ने कहा। अब इस पे तो ईरानी कौम खुश नहीं होगी, वो तो नफरत करेगी, क्योंकि वहां पे सैकड़ों बच्चे कत्ल हो गए हैं, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं ईरान में, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला। और दूसरी तरफ उसने ये स्टेटमेंट दिया। तो रज़ा पहलवी को पूरा का पूरा जो अवामी नुक्ता नज़र से या ईरानी अवाम के ऊपर उसका भरोसा नहीं है। उसका भरोसा सिर्फ 2 जगहों पे है। एक उसको अमेरिका और इसराइल पे है कि ये मुझे इक़्तिदार दिलवा देंगे, ताकत दिलवा देंगे ईरान में। दूसरा उसे ये लगता है कि जो ईरान से बहुत सारे लोग जिला वतन हैं गुज़िश्ता 30-40 साल से, वो उसके साथ बड़ी तादाद में ईरान में चले जाएंगे मुख्तलिफ ममालिक से और वो उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो 2 आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, तो ईरानी कौम उसके साथ खड़ी नहीं होगी। ये कोई इराक टाइप की सूरत बना देंगे अगर ईरान के अंदर ज़मीन पर भी उतरते हैं तो रजीम चेंज ऑपरेशन तो तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। दुनिया की स्टॉक मार्केट मैंने आपको पहले बताया कि वो उड़ गई है। नाज़रीन, अब आ जाए ज़रा पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। एक तो पाकिस्तान के अंदर मुजाहरों में जो लोग शहीद हुए उनकी तादाद के बारे में पता चला है। अब कुछ कन्फर्मेशन आ रही है। 16 अफराद कराची में शहीद हुए हैं मुजाहिरीन, 6 इस्लामाबाद में शहीद हुए हैं, और ये सीधी फायरिंग की गई है पुलिस की जानिब से। अब तो बाकायदा वीडियोज़ और तस्वीर आ रही हैं कि रेंजर्स और पुलिस ने सीधी फायरिंग की है। कराची के अंदर तो बंदे मार दिए, और उसके बाद इस्लामाबाद में 6 लोग जो है वो कत्ल कर दिए, बहुत सारे ज़ख्मी कर दिए, 7 गिलगित बल्तिस्तान में और 6 स्कर्दू में। तो अब तक की सूरत हाल में 35 लोग शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू के अंदर जो है वो कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है लॉ इन्फोर्समेंट की जानिब से कि जनाब वहाँ पे लोग अब बाहर ना निकलें, जबकि पाकिस्तान में बहुत सारी परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो पेशावर समेत दीगर एयरपोर्ट्स के ऊपर अब परवाज़ें मनसूख हो गई हैं और वहाँ पे लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे। ये है नादरीन सूरत हाल, और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो वैसे ही ख़त्म हो गई हैं इस पूरे रीजन के अंदर। पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक बहुत शर्मनाक सूरत हाल तब पैदा हो गई है जब सहाफ़ियों ने उनसे ये सवालात करने शुरू किए कि आप अमेरिका का नाम क्यों नहीं लेते। बिलावल जरदारी ये जनाब पहुँचे क्योंकि इनके वालिद ने खिताब करना था, तो ये पार्लियामेंट आए तो सहाफ़ियों ने इन्हें घेर लिया। इन्होंने पूछा और बार बार पूछा बिलावल से
कि बिलावल साहब आप अमेरिका का नाम लेकर तनकीद क्यों नहीं करते, आप अमेरिका का नाम लेकर क्यों नहीं कहते और मजम्मत क्यों नहीं करते। मैं वो सवाल आपको सुनवाता हूँ जो जर्नलिस्ट वहाँ पे सवाल कर रहे थे, और बिलावल बिल्कुल खामोशी से एक लफ्ज़ बोले बगैर आगे बढ़ते चले जा रहे थे और जवाब देने से गुरेज कर रहे थे। ये सूरत हाल उनके लिए पैदा हो गई और ये बड़ी शर्मिंदगी वाली सूरत हाल है। ये ज़रा आप सुनिए इसमें क्या हुआ। आपके नोबेल इनाम के आप भी हामी हैं, आप भी ट्रंप के नोबेल इनाम के हामी हैं। बिलावल साहब अब भी ट्रंप के नोबेल इनाम के हामी हैं। ये जनाब बिलावल से पूछ रहे हैं कि क्या आप अब भी ट्रंप के नोबेल इनाम के हामी हैं, तो बिलावल की आवाज़ नहीं निकल रही, बिल्कुल खामोशी के साथ चलते चले जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह से भी ये सवाल हुआ, बिलावल को तो बिल्कुल चुप लग गई, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ बोलने का मतलब ये है कि कभी भी इक़्तिदार में इन्होंने नहीं आना और ये अमेरिका के भरोसे आएंगे, क्योंकि पब्लिक पे तो इनको भरोसा है नहीं। देखिए ना, PMLN और पीपल्स पार्टी ये अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किसी सूरत नहीं जा पाएंगे। सेनेट के अंदर भी ये मुतालबा हो गया है कि जो अमन का नोबेल इनाम की नामजदगी पाकिस्तान ने सबसे पहले की थी कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए, वो नामजदगी पाकिस्तान वापस ले, और ये मुतालबा पाकिस्तान में ज़ोर पकड़ता जा रहा है। तमाम मुजाहिरीन भी ये कह रहे हैं, तमाम मुखालिफिन भी ये कह रहे हैं, और ईरान जंग के हवाले से लोगों का ये मानना है कि अमेरिका ने अमन व अमान को ख़राब किया है, लिहाजा पाकिस्तान ने जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजदगी की है वो नामजदगी वापस ले ले। अब बिलावल से बार बार पूछा, लेकिन बिलावल को बिल्कुल चुप लग गई और वो बोलने से बिल्कुल कासिर रहे। राना सनाउल्लाह से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमने तो सूरत हाल की मजम्मत कर दी है। देखिए, सूरत हाल की मजम्मत की है, जिम्मेदार की मजम्मत नहीं की कि ये सूरत हाल पैदा किसकी वजह से हुई और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इस पर पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। तो नाजरीन, ये है अब तक की सूरत हाल। एक और ख़बर है इमरान खान साहब का केस, और इस हवाले से कि उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, इस हवाले से कि उनको बेल दी जाए। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो हाथ खड़े कर दिए, और अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा तफसील से, बाकी खबरों के साथ साथ ये भी कि इस्लामाबाद के अंदर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का केस कल के दिन के लिए लग गया है, और इसमें क्या पेशरफ्त हो सकती है, क्या वाकई इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जा सकता है। हाँ, एक और बड़ी खबर जो मैं मिस कर गया, और ये वाकई बहुत बड़ी खबर है कि सऊदी अरब ने एक गिला किया। एक तो अरामको दुनिया की मशहूर तरीन और बहुत बड़ी एक साइट है, रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, सऊदी अरब में आर्जी तौर पे बंद कर दी गई है। उसके ऊपर भी एक अटैक हुआ है, लेकिन ईरान ने यह कहा है कि यह अटैक हमने नहीं किया। दूसरी एक और बात यह है कि सऊदी अरब ने एक गिला किया है अमेरिका से, और ये बहुत बड़ा गिला है। सऊदी अरब ने कहा कि अमेरिका अपने पूरे हथियारों के साथ एयर डिफेंस सिस्टम को इसराइल ले गया और उसने इसराइल की प्रोटेक्शन की है और हमें ईरानी मिसाइलों के सामने अकेला छोड़ दिया। आज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश है कि जनाब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने इकट्ठा कर दिया है, सारा गंद इकट्ठा करके हमने एक टोकरा बना दिया है और वो टोकरा हमने अपने सर पे उठा लिया है और अब मिलके गंद मार रहे हैं। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कुचलना है और हम कुचलते चले जा रहे हैं। कोई उनके हक में आवाज नहीं उठाता, वो मार खाई जा रहे हैं, लेकिन उनकी रिजिलियंस बढ़ रही है। और एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का भी आइडिया है कि उनके खिलाफ नफरत में भी इजाफा हो रहा है। थोड़ा सा पहले वो लाहौर में वो चचा साजिद जो था, उसने जो अल्फाज बोले थे, जगह जगह आप जिससे मर्जी पूछ लें, लोग कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं। पाकिस्तान के जिस मर्जी चौक में चले जाएं, जिस मर्जी गांव में चले जाएं, पूछे वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या कहते हैं, तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि आपके कानों को हाथ लग जाएंगे। नहीं यकीन आता तो जाके चेक कर लें। जिस बंदे को ऐसा लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ी मकबूल है, उसे बोले कि जाके किसी भी चौक में खड़ा होकर चेक कर ले, उसे पता चल जाएगा कि इस वक्त लोग पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। बहरहाल गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया गया है, और क्योंकि पंजाब में हुकूमत जो है वो टिकटॉकर है, जाली हुकूमत है, तो वो तो हर किस्म का जबर, हर किस्म का जुल्म और हर किस्म की फस्तायत ये लोग करते हैं। हसन नियाज़ी साहब का एक ट्विटर अकाउंट गर्दिश कर रहा है, ये अकाउंट बनाया गया है शायद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे जो है वो एक ट्वीट भी जो है वो इसका शेयर किया है, और अगर पीटीआई ऑफिशियल ने शेयर किया तो इसका मतलब है कि ये हसन नियाज़ी का अपना एक ट्विटर अकाउंट जो है वो सामने लाया गया है। हसन नियाज़ी का ये जो ट्विटर अकाउंट है ये 2025 में ही, अभी जून 2025 में ही बना है, और अभी इसके फॉलोअर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि पीटीआई ने इसको शेयर किया है तो फिर हम ये यकीन कर सकते हैं कि ये उनका अपना अकाउंट है। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ने बताया कि चेयरमैन इमरान खान को जेल में किस कदर संगीन और अजियतनाक हालात का सामना है, दिल बहुत परेशान है, उनके साथ रवा रखा जाने वाला सलूक साफ तौर पर हरासती तशद्दुद है, इंसानी हुकूक की बैन अवी और मकामी तंजीमों की खामोशी अफसोसनाक ही नहीं बल्कि नाकाबिले कबूल है।
ये जनाब हसन न्याजी का एक ट्वीट आया, बड़े लंबे अरसे के बाद कोई चीज उनकी तरफ से सामने आई, मैंने आपके सामने रख दी है। एक और भी बड़ी कार्रवाई डाली गई नाज़रीन, ये कार्रवाई डाली गई अदालत में। ये जो जरा हुई है ना पिछले दिनों गवाहान की, 9 मई का तो सारा का सारा बयानिया उड़ गया, हर चीज तबाह हो गई। अब 9 मई के पल्ले कख नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अगर इंसाफ होता हो ना पाकिस्तान में एक रत्ती बराबर भी, तो ये 9 मई वाला जो पूरी फाइल है उठा के जज अदालत से बाहर फेंक दे कि इसके अंदर पल्ले ही कख नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने टके का काम नहीं किया, कोई गवाह इनका काम का नहीं था, ना तफ्तीशियों ने कोई तफ्तीश की है। हर चीज गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से की गई है और भोंडे तरीके से की गई है। कानून शहादत बिल्कुल किसी किस्म का किसी चीज पे इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। कोई तरीकेकार होता है ना, कोई मुरवजा तरीका होता है, किसी तरीके पे इन्होंने कुछ काम नहीं किया। बल्कि अब यह हुआ कि जिला के दौरान जो सवाल जवाब हुए, जिनमें ये फंस रही थी प्रोसिक्यूशन और गवाहान, उनमें कुछ सवाल जवाब भी रिकॉर्ड के अंदर से मिसिंग है। अब ये मिसिंग किए हैं तो इसको बदनीयती भी कहा जा सकता है। तो अदालत में ये रुकता उठाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, तो फिर उसके बाद कहा गया नहीं जी इसको ठीक करवा लेते हैं। लेकिन आप देखें ये कहां कहां पे दाव लगाते हैं और कितना विजिलेंट रहना पड़ता है वकीलों को जब वो मुकदमा लड़ रहे हो एस्टेब्लिशमेंट या उनके आलाकारों के खिलाफ। तो नाजरीन एक और खबर है और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, ये जबरान इलियास साहब ने इसको शेयर किया, यूएई से ये खबर है और ये एक अपील भी है पाकिस्तानियों की जानिब से। और अगर यूएई की गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है तो उन्हें इसके ऊपर कोई ना कोई रोल प्ले करना चाहिए। जबरान कहते हैं 2 पाकिस्तानी सिटीजन है, एक का नाम है सलमान रजा और दूसरे का नाम है जुनेद जहांगीर, और ये मिसिंग है यूएई से, यानी यूएई के अंदर मौजूद थे दुबई में और ये वहां से मिसिंग है। 10 महीने हो गए हैं इनको लापता हुए। और एक नई स्टोरी आई है जो ये मेंशन कर रही है, ये बता रही है कि इन्हें यूएई की लॉ इन्फोर्समेंट ने डिटेन किया था। अब खबर ये आ रही है कि इनको यूएई की जो लॉ इन्फोर्समेंट है उन्होंने डिटेन किया था, उसके बाद से इनका कुछ पता नहीं। 10 महीने हो गए ये बंदे लापता, पता नहीं ये यूएई में है या किसी के हवाले कर दिए गए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती हैं, तो बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तानी एजेंसियां इनको ले गई हो। लेकिन अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते, कंफर्म कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये अपील कर रहे हैं कि प्लीज इन्वेस्टिगेट एंड रिलीज देम as they were likely detained for cooperation with Pakistan's law enforcement agencies who are curbing free speech in Pakistan, and this detention seems to be their overreach in UAE. Salman and Junaid's family members are ill. Please return them to their families. वो कह रहे हैं उनके घर वाले भी बीमार हैं, उनको वापस कर दें। और ये डिटेन किए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर वैसी ही आज़ादी इज़हार राय नहीं है और जो लोग बाहर बोल रहे हैं शायद इन्होंने वहां तक रीच आउट किया होगा। भारत इस बारे में बहुत सारी चीजें हैं, इसके ऊपर हम नजर रखेंगे। ये 2 लोग हैं, ये यूएई से गायब हुए। कुछ लोग ये कहते हैं खबरों के मुताबिक कि शायद इन्हें वहां पे डिटेन किया गया था यूएई की इंटेलिजेंस या उनके इदारों की जानिब से, और उसके बाद से अब तक 10 महीने हो गए, इन लोगों का कुछ पता नहीं है। और ये खबर जो है वो ड्रॉप साइट न्यूज ने भी दी है, ये अमेरिकन जरीदा है और इसके अंदर भी ये खबर छपी हुई है। नाज़रीन जो बलूचिस्तान वाला सानिया पेश आया था एक खातून को और एक मर्द को जो है वो पसंद की शादी पे मुबैना तौर पे गोलियां मार दी गई थी। एक को 5 और एक को 7 गोलियां मारी गई, उन्हें कत्ल कर दिया गया। अब सरफराज बुगटी साहब वापस आए और उन्होंने आकर ये इंकशाफ किया कि नहीं, ये खातून भी पहले शादीशुदा थी और मर्द भी था, तो उन्होंने कहानी का एक नया रुख बताया है। लेकिन विक्टिम ब्लेमिंग कोई ना करे तो बेहतर है, पहले सबसे जो है वो आप इन बंदों को गिरफ्तार करें जिन्होंने ये किया है, फिर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। कोई भी शख्स अगर गैर कानूनी हरकत करता है या कोई गलत हरकत करता है तो अदालतें मौजूद हैं, कोई अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकता। और अभी तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, इसकी तफ्तीश होगी, तहकीकात होगी, तब मामला पता चलेगा। ये जो चीफ मिनिस्टर हैं इनकी जानिबदारी नजर आ रही है मुल्जिमान की तरफ, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये एक तस्वीर गर्दिश कर रही है जिसमें ये जो सरदार है जिसने ये कत्ल करवाए, जिसके हुक्म के ऊपर ये कत्ल हुए हैं, अगर आप तस्वीर देखें तो यहां पे आपको नजर आता है सरफराज बुगटी इनके साथ बैठा हुआ है। ये सरफराज बुगटी के दाएं जानिब अगर आप तस्वीर में देखें तो आपको वो सरदार नजर आता है। अब ये पीपल्स पार्टी का एक झंडा भी पड़ा हुआ है टेबल पे। इसका मतलब है कि जब बुगटी ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और बलूचिस्तान में जिम्मेदारी संभाली है उसके बाद की तस्वीर है। तो एक ताल्लुक तो अब एक तरह से बन रहा है कि बैठ के तसल्ली से मुलाकात हो रही है इस आदमी से, सरफराज बुगटी की। और सरफराज बुगटी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस शख्स का नाम सरदार साहब कह के लिया है, सरदार साहब। और एक और प्रोग्राम में भी, टीवी प्रोग्राम में भी यही कहकर लिया है।
अब यही वजह लगती है कि इस सरदार के साथ जो है वो थोड़ा नरम सलूक किया जा रहा है, ना इसको हथकड़ियां लगाई जाती हैं, ना इसके मुंह पे काला कपड़ा डाला जाता है, ना इसको घसीटा जाता है, ना इसके ऊपर सख्ती की जाती है, और इसका छोटा सा रिमांड भी होता है, बड़ा रिमांड भी नहीं होता। अगर इन चीजों को आप इकट्ठा करके देखें तो ऐसा लगता है कि ये तस्वीर इसकी वजह है, या सरफराज बुगटी का कोई गहरा ताल्लुक इस आदमी से डायरेक्ट या किसी और तवस्सुत से निकलता है, जिसकी वजह से सरफराज बुगटी साहब जस्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं, मामले को दूसरा रुख भी दे रहे हैं, बंदे के साथ नरमी भी बरती जा रही है, और सरफराज बुगटी साहब की जुबान के साथ शहद लिपटा हुआ है जब वो इस आदमी के बारे में बात करते हैं। तो नादरीन, अब एक और आखिरी खबर मैं आप तक पहुंचा देता हूं, और ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दो चीजों के ऊपर इस वक्त। एक तो बलूचिस्तान के अंदर जो जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया जा रहा है, जुल्म और बर्बरियत और जबर जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसके खिलाफ बोलना, बात करना, ये हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत कौम। दूसरा, इंसानियत के नाते ही सही, जो कुछ गजा में हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाना भी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम सबको इस सिलसिले को रोकने के लिए अपना किरदार भी अदा करना चाहिए एक इंसान होने के नाते। गुज़िश्ता 24